All right, so let us start today's session with quickly revising. हमने कल जो जो कवर किया था टॉपिक सारे के सारे टॉपिक क्विकली रिवाइज कर लेंगे. So in the last session we saw what are contact and non-contact forces. और आपको याद होगा the force between two objects when they are in physical contact is known as contact force. तो ऐसे forces जो physical contact में जब objects होंगे तभी act होंगे, such forces are called as contact forces. हमने example देखा था force of friction and normal reaction. Then we saw what are non-contact forces, the forces acting between objects even when they are not in physical contact. Such forces are called as non-contact forces. Examples: gravitational force and electromagnetic force, etc. तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये. The next topic that we saw was real force and pseudo force. So real forces, if you remember, the forces which exist due to interaction between two objects. Example: force of gravity between moon and earth, force of gravity between earth and sun, gravitational force between any object and earth. ये जो force है, this is due to interaction between two objects. तो ऐसे forces जो दो objects में interaction की वजह से आते हैं, such forces are called as real forces. तो हमेशा याद रखना, the forces which exist due to interaction between objects are known as real forces. Then एज आई टोल्ड यू, रियल फोर्सेस का जो ओरिजिन या सोर्स है वो होता है एक्सटर्नल टू द ऑब्जेक्ट्स. और मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था. एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक चार्ज है, उस चार्ज के सराउंडिंग में उस चार्ज का फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड. उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दूसरा चार्ज आएगा तो दूसरा चार्ज इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. तो व्हाई डिड इट एक्सपीरियंस फोर्स? बिकॉज दैट अनदर चार्ज वाज केप्ट इन द फील्ड. मतलब ये फील्ड क्या है? एक्सटर्नल है. For example, take your example. आपका खुद का example लो. Do you feel you have weight? Yes. Why? Because Earth's gravity is acting on you. मतलब ये जो Earth का gravitational force है, वो आप पे act हो रहा है. और ये जो force है, ये आपकी body generate कर रही है क्या? नहीं. कौन generate कर रहा है? Earth. तो real forces का जो origin या source होता है, it is external. So it is simple. Real forces have their source and origin एक्सटर्नल टू द ऑब्जेक्ट. आपका खुद का एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि याद रहेगा. वी एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स बट वी डोंट एक्सर्ट फोर्स ऑन आवरसेल्फ. हम खुद पे फोर्स नहीं लगाते, हम पे फोर्स बाहर से आ रहा है. एंड सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज रियल फोर्सेस. एग्जाम्पल: एज आई टोल्ड यू, अ चार्ज इनसाइड फील्ड ऑफ अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देन रियल फोर्सेस पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड. तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने सीखे हैं तीनों के तीनों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, दे आर वैलिड ऑन रियल फोर्सेस. मतलब क्या? डू यू रिमेंबर व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी बॉडी विल स्टे एट रेस्ट और विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन unless an external unbalanced force is applied onto it. Okay. तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा. और स्टेट मतलब, फॉर एग्जांपल, वी हैव अ ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा. कब तक रेस्ट पे रहा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हुआ. अगर ये मूव होता रहता with uniform motion, uniform velocity, it will keep on moving with uniform velocity unless there is external force. So real forces obey first law of motion, Newton's first law of motion. They also obey second law of motion. देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आर कनेक्टेड. पहला लॉ आपको बताता है स्टेट चेंज नहीं होगा. कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. सेकेंड लॉ आपको बताता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया then there is acceleration which is given by m into a. So there is force which is m into a. So second लॉ भी रियल फोर्सेस पे एप्लीकेबल है. मतलब ये कि रियल फोर्स होगा ओनली देन यू कैन राइट डाउन एफ इक्वल टू एम ए. रियल फोर्सेस के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है. यू कैन राइट डाउन एफ इक्वल टू एम ए. ओके. देन रियल फोर्सेस, you know, third law, Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. तो जब ये वर्ड मैं लिखता हूँ इंटरैक्शन,
So when you write down interaction between objects, look, this is plural. मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग, अगर अर्थ मून पे फोर्स एक्सर्ट करता है, रियल फोर्स, तो मून भी अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो अर्थ ने फोर्स एक्सर्ट किया, एक्शन. मून ने वापस से अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट किया, रिएक्शन. तो रियल फोर्सेस ओबे ऑल थ्री लॉज ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. देन there are some examples which we saw. Earth revolving around sun is due to real gravitational force. Okay, stability of nucleus, वो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में अट्रैक्शन था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन था, न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन था, इट वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी है रियल फोर्स. ओके, गुड. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सूडो फोर्स. सूडो फोर्स इज नॉट रियल. Why not real? मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको. आप एक गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी ने सडनली ब्रेक अप्लाई किया एंड यू फील अ पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. हमको किसी ने पुश किया नहीं, फिर भी वी फील अ पुश, राइट? तो यू सी, रियल फोर्स में सोर्स ऑफ द फोर्स वाज एक्सटर्नल. यहां पे हमको बाहर से किसी ने धक्का नहीं दिया, फिर भी हमको एक फोर्स वी हैव एक्सपीरियंस. तो इन दिस केस सूडो फोर्स में द सोर्स, ओरिजिन ऑफ द फोर्स इज इंटरनल. तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है. गुड. तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्रेवल इन अ व्हीकल एंड द व्हीकल सडनली अप्लाइज ब्रेक, वी फील अ फॉरवर्ड पुश. दिस पुश इज नॉट एक्सटर्नल बट इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. उस बॉडी के खुद के मास की वजह से होता है. सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स. और भी एग्जांपल लिया था हमने. When we move on a circular road, then what happens is, अगर आप सर्कुलर रोड पे हो, अगर आप राइट में टर्न ले रहे हो तो यू फील अ पुश टू द लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट में टर्न ले रहे हो तो यू फील अ पुश टू द राइट. तो what happens is, when you are moving along circular road, you always feel an outward push. और ये जो आउटवर्ड पुश है, इट इज अगेन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी, राइट? अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये फोर्स रियल नहीं है, क्योंकि किसी ने फोर्स लगाया नहीं, तो फिर हम इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि ये सूडो फोर्स है. तो इस पे अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स टर्म ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन में. आपके पास जो भी इक्वेशन होगा, वी डोंट नो एग्जैक्ट इक्वेशन नाउ, जो भी इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में आपको एक्स्ट्रा फोर्स का टर्म ऐड करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो इक्वेशन में आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रियल फोर्स नहीं है. तो यू विल हैव टू ऐड एक्स्ट्रा टर्म, और वो जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको आप बोलते हो सूडो फोर्स. देन वी सॉ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो डू यू रिमेंबर व्हाट वेयर कंजर्वेटिव फोर्सेस? याद है? मैंने ये बॉटल का एग्जांपल लिया था. आई टोल्ड यू, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे. तो इफ यू रिमेंबर, ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर, ओके, सो लेट अस टेक दैट एग्जांपल अगेन. मान लो दिस इज ग्राउंड लेवल एंड हियर यू हैव अ टेबल. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो आपने ग्राउंड से उठा के टेबल पे रख दिया. डजंट मैटर आप कौन से पाथ से जा रहे हो, आपने ऐसा रखा है, आप यहां से घुमा के लाए, नो इश्यूज. आप उसको ऐसा लेके गए, फिर यहाँ पे लाए, no issues. In all these three paths, path 1, path 2 and path 3, the work done by the force, if it is independent of path, मतलब क्या? पहले पाथ से गए तो भी 10 जूल का वर्क हुआ, दूसरे से गए तो भी 10 जूल का वर्क हुआ, तीसरे से गए तो भी 10 जूल का वर्क हुआ, कोई और पाथ होगा वहां से भी आए तो भी 10 जूल का वर्क हुआ. So whenever work done on an object is independent of path, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, then the work done by the force, ये जो फोर्स है उस फोर्स को क्या बोलते हो आप? कंजर्वेटिव. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है. सिंपल सा केस है, एक्सट्रीमली सिंपल. इतना ही है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको ग्राउंड लेवल से एक टेबल पे रख रहे हो, तो आप अलग अलग रास्ते से जा सकते हो. यू कैन टेक डिफरेंट पाथ्स, यू कैन टेक डिफरेंट पाथ्स. तो वर्क डन, क्योंकि वर्क डन तो होगा. व्हाई देयर विल बी वर्क डन?
जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होता है, बिकॉज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क डन है, राइट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से भी लाओ, सिर्फ इतना है कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन मस्ट बी द सेम। तो वर्क डन कौन करेगा? फोर्स। तो अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हुआ तो जिस फोर्स ने वर्क किया उस फोर्स को बोलते हो कॉन्जर्वेटिव फोर्स। और कॉन्जर्वेटिव फोर्स बोलने के पीछे एक रीजन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्जर्व्ड। मतलब ये कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे था, डज इट हैव पोटेंशियल एनर्जी? नो। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब हमने वर्क करके यहां रख दिया, वर्क इज एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो जो वर्क किया वो कहां गया? ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वर्क का या फिर काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल में, और जब वापस लाओगे तो पोटेंशियल का वापस से कन्वर्जन हो गया वर्क में या फिर काइनेटिक एनर्जी में। जितना वर्क पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ था उतना ही पोटेंशियल एनर्जी वापस से वर्क में रिकन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी इज द सेम, इट इज conserved, it is constant। सिर्फ क्या हो रहा है कि एनर्जी इज चेंजिंग फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। 10 जूल 10 जूल, राइट। सो इस केस में एनर्जी इज conserved, no loss, इसलिए इसको बोलते हैं conservative force। whenever there is no loss of energy, then the work done by the force, right, is path independent, and the force which is doing work is called as conservative force। Then we have learned what is non-conservative force। मैंने आपको बताया था, मान लो ये पाथ 1 है, यहां से आप ऑब्जेक्ट को लेके गए पाथ 1, दिस इज पाथ 1। लेट अस टेक अनदर पाथ। मान लेते हैं यहां पे एयर है, there's a lot of air here, a lot of gas। अब मैं ऑब्जेक्ट को इस पाथ के थ्रू लेके जा रहा हूं, अभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दे आर सेम। विल द वर्क बी सेम इन बोथ केसेस? नो। व्हाई? इन द सेकेंड केस द ऑब्जेक्ट विल फेस रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी वो एयर में से पास होगा इट विल एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, तो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब जो भी वर्क आप कर रहे हो वो टोटल वर्क पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड? नो, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सिंपल। देन लेट अस लिस्ट डाउन ऑल दिस डिफरेंसेस। तो इतना हमने कल किया था, वी हैव सीन conservative forces and non-conservative forces। Today we will list down few points of comparison। तो conservative और non-conservative के हम कुछ points लिख लेंगे यहाँ पे। We will list down few points, conservative and non-conservative forces के few points we will list it down। Number 1, work done in this case is path independent। So work done is path independent, is path independent। और यहाँ पे work done is path dependent। So work done is path dependent। Then what else you can say? कुछ तो और बोल सकते हो ना, conservative forces and non-conservative forces, what else you can say? This side, second point of difference, क्या बोलोगे? बुक्स में ऐसे 5-6 पॉइंट दिए हैं एंड आई विल गिव यू 1 मार्क फॉर 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इधर भी दिखना चाहिए, इधर भी दिखना चाहिए, हाफ एंड हाफ, मतलब 1। So there is no loss of energy and there is no loss of energy and loss of energy, okay, right, वो भी हम लिख सकते हैं। So here you can say total energy is conserved
total energy is conserved, but kinetic and potential energies are interconvertible. Kinetic and potential energies are interconvertible. Or in this case, you can say total energy is not conserved. Total energy is not conserved. There is loss of energy. Right? Then आपको याद है मैंने बताया था कि जब आप इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ग्राउंड से टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखते हो, माइनस वर्क डन, नेगेटिव वर्क। क्यों नेगेटिव वर्क? क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। और जब वापस लाते हो तो पॉजिटिव वर्क डन। तो पहले केस में वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, दूसरे केस में वर्क बाय द ग्रेविटी। तो ए से बी पे लेके गए माइनस डब्ल्यू, बी से वापस ए पे लेके आए प्लस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज जीरो। तो इस केस में यू कैन से वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो। सो टोटल वर्क डन in round trip is zero. Total work done in one cycle in round trip is zero. और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जीरो नहीं है। So total work done in round trip is not zero because of loss of energy. Total work done in round trip is not zero. Then what else? और क्या बता सकते हो आप? What you can say about these two forces? What else you can write? Yes. पाथ इंडिपेंडेंट हो गया, टोटल चार्ज की बात, टोटल एनर्जी की बात हो गई, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो। ओके, देन व्हाट एल्स? व्हाट एल्स यू कैन से? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन नॉट स्पेसिफिकली मेंशन। वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर वहां मीडियम रहा तो देयर इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। आइडियल केस बोल सकते हो, बट एनीवेज आई विल नॉट लिस्ट इट डाउन हियर। और क्या बोल सकते हो? व्हाट एल्स यू कैन से? 4-5 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे ना। और क्या बोल सकते हो? 4 to 5 points I will want. मैंने अभी बताया आपको, I just told you. Do you remember I told you कि एक ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से टेबल पे लेके जा रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा, राइट? और वापस से उसको इनिशियल पोजीशन पे लेके आ रहे हैं तो वर्क का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन वर्क में, राइट? तो हियर वर्क डन इज टोटली रिकवरेबल। कंप्लीट रिकवरी इज पॉसिबल। जितना मैंने वर्क किया था पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, वो पूरा का पूरा वर्क हमको वापस मिल सकता है। बट वहां पे नॉन कंजर्वेटिव के केस में इट इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। क्यों? क्योंकि देयर इज लॉस। So this is the last point that you can make. Work done in this case is completely recoverable. Is completely recoverable. Complete recovery is possible. In this case, work done is not completely recoverable. Because there's loss of energy, is not completely recoverable. तो easy है, extremely simple differences are there. अब so that's all about conservative and non-conservative forces. इतना आपको पता होना चाहिए. Now let us go ahead and find out work done by a variable force. Work done by a variable force. What do you mean by variable force? What do you understand by variable force? What is formula for work done, by the way? What is the formula for work done? Force into displacement. Okay. F bar dot
डिस्प्लेसमेंट बार, ठीक है, गुड। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज वेरिएबल फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फोर्स? व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब, वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? मतलब इट विल रिमेन ऑलवेज द सेम, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। व्हाट इज वेरिएबल? चेंज, मतलब whenever the value will change, that is called as variable। तो वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होगा? ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू चेंज होगी। नाउ इमेजिन यू हैव ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक दिस ब्लॉक, इसको हमने एक टेबल पे रखा है एंड एज यू नो, आपको पता है अगर मैं इसको एक पोजीशन ए से दूसरे पोजीशन बी पे लेके जा रहा हूं, आई एम डिस्प्लेसिंग इट थ्रू सम डिस्टेंस एक्स। तो इन दिस केस अपने आप तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अप्लाई फोर्स। आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एफ। आपको पता है इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन हुआ? डू यू नो फॉर्मूला फॉर वर्क डन? F into x. So work done is force into displacement। मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देता हूं, इसको मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x की जगह पे लिख देता हूं s। राइट, देन आप ऐसा क्यों लिख सकते हो? क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमेशा था कैपिटल F। एनीवेयर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होगा, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी है, इस पे कंटिन्यूअसली कौन सा फोर्स लग रहा है? कांस्टेंट फोर्स। इन दैट केस यू कैन से वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब व्हाट इफ हमने फोर्स का वैल्यू चेंज कर दिया? ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक फोर्स है जो इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हो सकता है ना कि हमारे पास फोर्स है जो टाइम पे डिपेंड करता है, लाइक टी स्क्वायर। 0 सेकेंड पे 0 फोर्स, 1 सेकेंड पे 1 फोर्स, 2 सेकेंड पे 4 न्यूटन का फोर्स, 3 सेकेंड पे 9 न्यूटन का फोर्स। तो यू कैन हैव अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन टाइम, तो फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो ऑब्जेक्ट विल आल्सो मूव फास्टर। या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट द फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस x पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि ओरिजिन पे फोर्स लग ही नहीं रहा, थोड़ा आगे गए तो फोर्स बढ़ गया, थोड़ा और आगे गए तो फोर्स और बढ़ गया। उल्टा भी हो सकता है, होता है उल्टा भी। हाईवेज पे यू सी योर व्हीकल इज गोइंग वेरी फास्ट, राइट, फिर एक खराब सा रास्ता आ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया। ओके, मैं गाड़ी के इंजन का वर्क डन कम नहीं कर रहा हूं, जो गाड़ी का इंजन जितना पावर सप्लाई करेगा उतना करते रहेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि रास्ता खराब हो गया तो फ्रिक्शन है, राइट, तो ऑटोमेटिकली फोर्स बिकम्स लेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि विथ डिस्टेंस फोर्स इज चेंजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वी डोंट केयर। अब द इश्यू हियर इज कि जब आप बोलते हो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस या इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें अजम्पशन ये होता है कि दिस फोर्स F इज कांस्टेंट थ्रू आउट। लेकिन अब हम फोर्स को वेरिएबल करने वाले हैं, हम लोग चेंज करने वाले हैं। अब जब आप फोर्स को वेरिएबल बनाते हो तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट वर्क डन। हमारा काम क्या है? यहाँ पे हमको वर्क डन ही फाइंड करना है, बट अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले बेसिक जो है हम लिख लेते हैं। सो वी नो दैट, what we know that when a constant force displaces a body or an object, displaces an object by a distance x, then the work done by the force is given by, then the work done by the force is given by, how do you write this down? It is given by, अभी मैंने बताया F into x,
Okay, so work done is F into X, where F is constant force and X is displacement. X is displacement या फिर distance cover. It is displacement, right? But जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा कांस्टेंट होगा. फोर्स कैन वेरी, बट फोर्स can vary from point to point, can vary from point to point, or it can vary with time, or it can vary with time. Such forces which change with time, which vary with time, are known as, कौन से फोर्सेस होते हैं? Are known as variable forces. Are known as variable forces. So, can you give me one real life example of a variable force? आपने सीखा है फंडामेंटल फोर्स में पहला ही फोर्स कौन सा सीखा था? ग्रेविटेशन. तो डू यू रिमेंबर ग्रेविटेशनल फोर्स में यू सेड ग्रेविटेशनल फोर्स इज G(m1 m2) अपॉन r स्क्वायर. अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके जा रहा हूं, अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा. रियल लाइफ एग्जांपल, right? So this is gravitational force is a variable force. It changes with distance. Electrostatic force is also variable force, क्योंकि वहां पे भी 1/r² है. जैसे ही दो चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ाया, force will change. So examples. Both gravitational and electrostatic forces are variable forces. Since they depend on distance. जैसे ही distance change हुआ, force will change. Right? Now, what we want to do is, we want to study work done by a variable force. क्योंकि कांस्टेंट फोर्स होगा तो हमको पता है ऐसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, हो गया. 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उस 10 न्यूटन के फोर्स में बॉडी को 2 मीटर से डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन इज 20 into 10 into 2, दैट इज 20 जूल. So this is simple. So we want to study work done by a variable force. अब when you want to study work done by a variable force, there are two methods. एक है graphical method और एक है mathematical method. So number 1 is graphical method. अब ये graphical method आपको समझना है तो definitely you will have to take help of graph. तो let us draw graph, और साथ में हम लोग ग्राफ के साथ साथ हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन की भी बात करते जाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे. सो ग्राफिकल मेथड. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ दिस लाइन. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव होगा. मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली P पॉइंट पे है, उसको जाना है Q पॉइंट पे, तो P से Q में लेके जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स है वेरिएबल फोर्स चेंज हो रहा है, राइट? तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q, राइट? इसको मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सिंपल. लेट्स टेक x एक्सिस एंड y एक्सिस. x एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग x, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x. y एक्सिस पे अभी जब मोशन ये वन डायमेंशनल है तो y एक्सिस पे y मत बताना, तो y एक्सिस पे आप बताओगे फोर्स, क्योंकि फोर्स चेंज होगा विद डिस्टेंस हियर, नॉट टाइम बट डिस्टेंस. अब बोल सकते हो विद टाइम डजंट मैटर, सिर्फ इतना है कि फोर्स इज चेंजिंग, राइट? नाउ
सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल पहले बनाता हूं फिर डिफिकल्ट करेंगे. नाउ लेट मी टेक सच अ केस. मतलब जब ऑब्जेक्ट P पे था, तो जब ऑब्जेक्ट P पे था, जस्ट अ मिनट, जब ऑब्जेक्ट P पे था तो उस केस में, जब ऑब्जेक्ट P पे था तो उस केस में फोर्स वाज एक्टिंग समथिंग लाइक 10 न्यूटन. ऑब्जेक्ट P पे था. मान लो मुझे ये P का वैल्यू भी पता है 2 मीटर. जब ऑब्जेक्ट Q पे था तब मान लो यहाँ पे जो फोर्स है ये हो गया 20 और ये है आपके पास लेट अस से 10 मीटर. ओके, अब और सिंपल करता हूं फिर बात करेंगे इसकी हम. लेट अस गो थ्रू सिंपल केस एट द फर्स्ट प्लेस. P मतलब 2 मीटर, Q मतलब 10 मीटर. अगर थ्रू आउट ऑब्जेक्ट को P से Q पे लेके जाना है और थ्रू आउट मैंने फोर्स को रखा कांस्टेंट, थ्रू आउट मैंने फोर्स रखा कांस्टेंट, व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन? अरे लिखा है यहाँ पे व्हाट इज वर्क डन. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 माइनस 2 मतलब 8, तो 10 इंटू 8 कितना वर्क डन 80 जूल. राइट, तो ये केस था कांस्टेंट वर्क का. मतलब बेसिकली आपने क्या किया, इफ यू रियलाइज, आपने फाइंड किया एरिया अंडर द कर्व. है क्या ये 8 और ये 10, तो ये आ गया आपका 80 जूल. करेक्ट, क्लियर. तो व्हाट इज वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो इट इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. राइट, तो वर्क डन कैसे निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. अब हमको ये नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ आप देख रहे हो. इट इज एक्चुअली नॉट दिस, यू हैव टू गो लिटिल हायर. अब व्हाट इफ मेरे पास एक फोर्स है जो लीनियरली चेंज हो रहा है. What is work done in taking the object from P to Q through displacement of 8? अभी मैंने बताया वर्क डन कैसे फाइंड करते हो, एरिया अंडर द कर्व. वेरी गुड, मतलब इसका एरिया निकालोगे. राइट, तो ये 10 लाइन है समझ लेना, तो यू विल फाइंड आउट एरिया. ओके, हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया, दिस एरिया. हाउ डू यू फाइंड आउट दिस एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड करते हो, या फिर और एक काम करो, अगर आपको कंफ्यूजन होता ही है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अभी ये तो आपने बताया 80 है, यू जस्ट टोल्ड मी दिस इज 80 जूल. और ये हाफ बेस, बेस इज 8 और हाफ मतलब 4 और हाइट इज 10 मतलब ये 40. टोटल वर्क डन इज 120 जूल. करेक्ट. तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं था, फोर्स वाज वेरिएबल, फोर्स चेंज हो रहा था. ये जो ऊपर का लाइन है, टू बी प्रिसाइज, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज टेलिंग यू दैट फोर्स इज चेंजिंग विद डिस्टेंस, बट फोर्स इज चेंजिंग लीनियरली विद डिस्टेंस. तो फिर भी यू कैन मैनेज टू फाइंड आउट वर्क डन, है ना, फिर भी आप फाइंड कर सकते हो वर्क डन यहाँ पे. बट लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन नाउ. अब मान लो हमारे पास जो फोर्स है वो ऐसा है. अब बताओ कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन. व्हाट इज टोटल वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व. यस, करेक्ट. बट यहाँ पे यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व क्योंकि ऊपर का जो शेप है वो वेल डिफाइंड नहीं है. स्ट्रेट लाइन था तो सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोला, बात खत्म. यहाँ पे प्रॉब्लम है अब, एंड दिस इज व्हाई चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन. अब हम क्या करेंगे, ओके प्रॉब्लम डिफिकल्ट है तो हम भी वी आर आल्सो स्मार्ट इनफ टू डील. अब हम क्या बोलेंगे, ठीक है अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट को
P से Q पे लेके जाना है, और P से Q पे लेके जाने के लिए कितना वर्क हुआ, दैट इज द प्रॉब्लम इन हैंड। तो P से Q, राइट। इमेजिन ये जब P से Q जा रहा था तो डायरेक्टली P से Q आएगा क्या? नहीं, इट विल स्लोली गो फ्रॉम P टू Q। मतलब क्या हो रहा है कि हर बार ये छोटे छोटे स्टेप्स लेगा। मतलब ये पहले P से एक स्मॉल स्टेप लेगा, फिर अगला एक स्मॉल स्टेप लेगा, फिर एक स्मॉल स्टेप लेगा, फिर अगला स्टेप लेगा, फिर अगला स्टेप लेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, वेरी स्मॉल स्टेप्स। वेरी लार्ज नंबर को क्या बोलते हो? इन्फिनाइट। और वेरी स्मॉल नंबर को बोलते हैं इन्फिनाइटसिमल। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P to Q can be assumed, imagined to be made up of very large number of very small steps, मतलब very large number of infinitesimal steps। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट P से Q जा रहा था तो वो P से Q डायरेक्टली नहीं गया, इट इज टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। तो पहला स्मॉल स्टेप, फिर दूसरा स्मॉल स्टेप, फिर तीसरा स्मॉल स्टेप, फिर चौथा स्मॉल स्टेप, ऐसे छोटे छोटे स्टेप में लेके गया, राइट। और हर एक स्टेप का डिस्टेंस है dx। each small step is dx। d मतलब स्मॉल, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब ये पार्टिकल व्हेन इट वाज गोइंग फ्रॉम P टू Q, बीच में कहीं पे रास्ते में एक पॉइंट आया था, ए पॉइंट, राइट। अब उसको, किसको? ऑब्जेक्ट को ए से स्मॉल स्टेप लेके आगे जाना है। मतलब इट हैज टू गो टू न्यू पॉइंट बी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो ए से कहां जाएगा वो? बी पे, थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं? इमेजिन, वेल आपको ये तो पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट अपने आप तो होगा नहीं, वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब हर बार ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, तो ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाने के लिए भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। व्हाई डू वी टेक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट? हम छोटे छोटे स्टेप्स क्यों लेते हैं? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो देखो, अब अगर मैं जितना मैं स्टेप्स को स्मॉल करते जाऊंगा, जितना मैं dx को स्मॉल करते जाऊंगा, यू सी what happens, look what happens for small steps। ये जो स्ट्रिप बनेगा, this can be treated as approximately constant। फोर्स क्या था यहाँ पे? वेरिएबल था। फोर्स क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। और क्योंकि फोर्स चेंज हुआ, इसके लिए जो ऊपर का ये शेप आया है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ा हमको? छोटे छोटे स्टेप्स इमेजिन करने पड़े। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स अगर लोगे तो ये जो फोर्स है इसको रफली आप कांस्टेंट मान सकते हो, है नहीं, आप मान सकते हो। क्योंकि एग्जांपल मान लो ए पॉइंट पे फोर्स था 10 न्यूटन और बी पॉइंट पे फोर्स है 10.001 न्यूटन, तो रफली मान सकते हो कांस्टेंट? यस। और अगर आपने फोर्स को अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मान लिया तो ये जो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया है, हमको ऑब्जेक्ट को ए से बी पे लेके जाना था थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, उसमें जो वर्क हुआ वो भी स्मॉल होगा, dw। तो देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन फॉर डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। और वर्क डन कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ए से बी के ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो तो वर्क डन कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ दिस पार्ट, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, करेक्ट। पहले आपने क्या बोला? कांस्टेंट फोर्स के लिए एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर एक स्ट्रेट लाइन थी, आपने बोला एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्योंकि तब हम सीधा P से Q तक देख रहे थे। जैसे ही मैंने फोर्स को वेरिएबल बनाया, ऊपर का जो शेप है ये वेल डिफाइंड नहीं है, अब हम डायरेक्टली एरिया फाइंड ही नहीं कर सकते। तो हमने बोला वेट अ मिनट, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। इमेजिन ये जो ऑब्जेक्ट है P से Q तो जा रहा है, लेकिन इट इज गोइंग थ्रू स्मॉल स्टेप्स, dx 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 dx, छोटे छोटे स्टेप्स लेके जा रहा है। बीच में कहीं तो ए पॉइंट आया,
ए के अगला पॉइंट है बी, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, वर्क डन कितना होगा dw, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही छोटा, अगर डिस्प्लेसमेंट ही छोटा है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, राइट। इसका एडवांटेज एडवांटेज ये, अगर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है तो ऊपर जो फोर्स एक्सिस है आप इसको रफली रफली कांस्टेंट मान सकते, कांस्टेंट नहीं है लेकिन मान सकते हो, ओके। कांस्टेंट मानने से क्या हुआ कि ये जो स्ट्रिप आई इट इज अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल, तो ये तो फाइंड कर ही सकते हैं ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी इज F into dx, where F is the force acting at point A and the force can be assumed to be constant, वेरिएबल है लेकिन it can be assumed to be constant, good। अब टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क डन, total work done can be found out, can be found out। अब आपको समझेगा कि कैलकुलस मैंने स्किप क्यों नहीं किया, मेरे लिए इजी था, जी ये मैथमेटिक्स में हो जाएगा, बाद में लगेगा देख लेंगे। नाउ यू विल अंडरस्टैंड हमारा टास्क क्या था, हमको फाइंड करना था टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया, P से, और कहां तक जाएगा, Q तक। तो हर बार जब वो डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन होगा, तो हर बार dw 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 dw, तो ये सारे वर्क डन को मुझे ऐड करना पड़ेगा। और जब आपके पास बहुत ज्यादा नंबर का एडिशन होता है तो आपको लिखते हो इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन W विल बी एडिशन, मतलब इंटीग्रेशन, एडिशन ही है। अगर मेरे पास 10 नंबर हो तो मैं लिख सकता हूं 1 नंबर A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A10। मेरे पास 100 नंबर हो फिर मैं लिख सकता हूं समेशन I रन फ्रॉम 1 to 100। मेरे पास 10 लाख नंबर है तो क्या करेंगे, ये भी नहीं लिख सकते, फिर हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट कब करते हो, जब क्वांटिटी कंटिन्यूस हो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूस था, P से फिर dx फिर dx फिर dx फिर dx, ऐसा था क्या, नहीं, पहले dx फिर कुछ नहीं, फिर वो हवा में उड़ेगा फिर जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, कंटिन्यूस, और फोर्स भी क्या लग रहा है, कंटिन्यूस। ऐसा भी तो नहीं है ना, डू यू सी समवेयर हियर लाइक दिस, हाँ यहां तक फोर्स लगा फिर कुछ नहीं लगा फिर ऐसा, ऐसा भी नहीं है। तो फोर्स भी कंटिन्यूस लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कंटिन्यूस हो रहा है। तो जब कंटिन्यूस क्वांटिटीज की बात होती है, जब वेरिएशन कंटिन्यूस होता है, तो आप समेशन की जगह पे लिखते हो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल द डीडब्ल्यू, कहां से चालू किया आपने, कहां से चालू किया आपने, P पॉइंट से, कहां पे खत्म कर रहे हो, Q पॉइंट। मतलब बेसिकली आपको एक स्ट्रिप मिलेगा यहाँ पे, फिर अगला स्ट्रिप मिलेगा, फिर उसका अगला स्ट्रिप मिलेगा, फिर उसका अगला स्ट्रिप मिलेगा, फिर उसका अगला स्ट्रिप मिलेगा। तो आप ऐसा टोटल ऐड करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एरिया अंडर द कर्व। इसको कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू, इसको बोल देते हैं आर, और इसको बोल देते हैं एस। सो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्मॉल वर्क डन, dx के लिए वर्क डन dw, फिर अगले dx के लिए dw, फिर अगले dx डिस्प्लेसमेंट के लिए dw। दिस इज टोटल वर्क डन विच इज एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, राइट। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो क्या चेंज हुआ, इतना ही चेंज हुआ कि जब कांस्टेंट फोर्स था तो पता है फोर्स कांस्टेंट है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, खत्म। अगर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो 10 इंटू 2, 3 है तो 10 इंटू 3, 2.5 तो 10 इंटू 2.5 25 जूल, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। कब, जब फोर्स कांस्टेंट है। द मोमेंट यू चेंज द फोर्स एट एवरी पॉइंट, वेरिएबल फोर्स आया, तो देन कैलकुलस। तो अब आपको मैथमेटिक्स, अभी ग्राफ में भी कैलकुलस लग रहा है, यहाँ पे आगे और आएगा। तो देयर आर 2 मेथड्स, ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें आप ग्राफ से बता रहे हो, क्योंकि ग्राफ से आपने पहले ये भी बताया मुझे, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो आपने बोला डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व। फिर आपको मैंने बताया स्ट्रेट लाइन है तो आपने बताया ओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, गुड। बट देन व्हेन आई चेंज द शेप,
अब नहीं कर सकते। तो जब फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, सिंपल नहीं है, तो उस केस में आप बोलोगे P से Q जाने के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्टेप्स, लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्टेप्स मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स। तो जब ये छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा था तो कोई ए पॉइंट आया होगा, उस ए पॉइंट पे फोर्स, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है दैट इज लेट अस से एफ। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाना है dx। क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स को हम अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर आपने फोर्स को अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मान लिया तो आपके लिए ये एरिया जो हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल, रफली रेक्टेंगल। तो आप बोल सकते हो कि ये एरिया मैं निकाल सकता हूँ, राइट। तो हम क्या करेंगे, P से स्टार्ट करके पहले छोटा स्टेप लेंगे, ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर अगला स्टेप लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर अगला स्टेप लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क डन करना है तो ये सारे के सारे स्ट्रिप्स का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो सारे के सारे स्ट्रिप्स का एरिया निकाल लिया, सबको ऐड कर दिया, मतलब क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेटिंग मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर, राइट। और आपको टोटल मिल जाएगा एरिया ऑफ PQRS। इज दिस क्लियर? पक्का? कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड एंड यस यू हैव टू कीप कनेक्टेड, क्योंकि जब आप एक्चुअल सिचुएशन से कनेक्ट करके चलते हो तो यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सो दैट्स इट। मेथड नंबर 2, मैथमेटिकल मेथड, वी विल डिस्कस टुमारो।